ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। आज की जो हमारी डीप डाइव है ना, वो एक ऐसी कंपनी पर है जिसके पास शायद आपके और मेरे डेटा का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब भारत के करीब 64% पैन कार्ड इसी कंपनी ने बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज की, जिससे लोग पहले NSDL ई-गवर्नेंस के नाम से जानते थे। राइट। लेकिन आज हम सिर्फ उनके पैन कार्ड वाले बिजनेस की बात नहीं करने वाले। हम उनके FY26 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के उस डेटा का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, जहां एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। शिफ्ट से आपका मतलब उस 1370 करोड़ के विशाल UIDAI मैंडेट से है ना? एग्जैक्टली। देखिए, एक तरफ ये 1370 करोड़ का भारी भरकम सरकारी मैंडेट है, और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो कंपनी बहुत तेजी से हाई मार्जिन AI, क्लाउड और ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भाग रही है। और मजे की बात यह है कि लीडरशिप में भी अचानक से बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। मतलब ये कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को किस दिशा में ले जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े हाथी, मेरा मतलब है उस 1370 करोड़ के आंकड़े पर आते हैं। ये जो UIDAI का मैंडेट है, ये आखिर है क्या? ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंपनी को पूरे भारत में 190 नए आधार सेवा केंद्र यानी ASK खोलने का काम मिला है। 190 केंद्र। हाँ, और उन्हें अगले 6 साल तक ऑपरेट भी करना है। मतलब ये कंपनी को अगले 6 साल की विजिबिलिटी और रेकरिंग रेवेन्यू देता है। एक तरह से ये उनके लिए पैन और NPS के बाद सबसे बड़ा मौका है। देखिए, ये सुनने में तो किसी गारंटीड एन्युटी जैसा लगता है, लेकिन और मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ, जब मैंने डेटा देखा तो मुझे ये किसी बड़ी रेस्टोरेंट चेन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जैसा लगा। रेस्टोरेंट चेन? वो कैसे? मेरा मतलब है कि नाम बहुत बड़ा है, 1370 करोड़, लेकिन जब तक आप अपने आउटलेट्स खोल नहीं लेते, वहां स्टाफ नहीं रख लेते, तब तक असली मुनाफा कैसे आएगा? प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो अभी सिर्फ 44 केंद्र ही चालू हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और यहीं पर असली एग्जीक्यूशन रिस्क आता है। राइट। बचे हुए 146 केंद्रों का क्या? वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप कोई नया केंद्र खोलते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, जगह का किराया, बिजली, ये सब पहले दिन से शुरू हो जाता है। और रेवेन्यू तो तब आएगा ना जब लोग वहां आधार अपडेट कराने आएंगे। बिल्कुल। तो जब तक वो बाकी के 77% आउटलेट्स पूरी क्षमता से काम नहीं करते, तब तक शुरुआती तिमाहियों में मार्जिन पर बहुत भारी दबाव पड़ने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में ये रेवेन्यू बढ़ाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये मुनाफे को निचोड़ सकता है। हाँ, एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत बड़ा है, और ये रिस्क अकेले नहीं आ रहा है। तो और क्या रेड फ्लैग्स हैं? क्योंकि अगर नए केंद्र खोलने में भारी लागत आ रही है, तो कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का क्या हाल है? अगर आप उनके ट्रेड रिसीवेबल्स यानी व्यापार प्राप्य को देखें, तो वो 144 करोड़ से बढ़कर सीधे 205 करोड़ रुपए हो गए हैं। वेट, 205 करोड़? मतलब इतना पैसा उनका फंसा हुआ है? हाँ, और जो उनका पुराना स्थापित बिजनेस था यानी आइडेंटिटी सेवाओं का रेवेन्यू, वो भी 8% गिरकर 92 करोड़ रह गया है। ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मेरा मतलब है, अगर सरकार के ऑर्डर्स पर इतनी अधिक निर्भरता है और 205 करोड़ रुपए रिसीवेबल्स में फंसे हैं, तो क्या ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? चिंता तो जायज है। सरकारी पेमेंट्स में अक्सर साइकिल लंबी होती है। आपका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन भुगतान 90 या 120 दिन बाद आ रहा है। ये वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो एफिशिएंसी को तो हिट करता ही है। और इसी वजह से शायद मार्केट इन्हें हाई ग्रोथ IT कंपनी के बजाय सिर्फ एक धीमी यूटिलिटी कंपनी मान रहा है, क्योंकि इनका PE भी सिर्फ 23.1 के आसपास है। देखिए, मार्केट का नजरिया अपनी जगह है, लेकिन यहाँ हमें बैलेंस शीट के दूसरे हिस्से को भी देखना होगा। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और उनके पास 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश रिजर्व है। अच्छा, 850 करोड़ कैश में? हाँ, तो ये जो राइजिंग रिसीवेबल्स से लिक्विडिटी का जो शॉर्ट टर्म खतरा बनता है, ये 850 करोड़ का नकद भंडार उसे काफी हद तक संभाल लेता है। वो बिना किसी भारी ब्याज के इस वर्किंग कैपिटल गैप को भर सकते हैं। कैश तो है उनके पास, लेकिन एक और आंकड़ा है जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया। उनका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सिर्फ 12.69% है। राइट, जो कि IT सेक्टर के हिसाब से काफी कम है। एग्जैक्टली।
अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज को देखें तो वो 20.9% पर है, नेटवेब तो 37.5% पर है। तो 12.7% का ROCE लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो बड़ा बदलाव समझ में आएगा। कौन सा बदलाव? वो पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला? हाँ, पिछले एक साल में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 70% हो गई है, जबकि FII और DII यानी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स डिजिटल इंडिया के नैरेटिव पर दांव लगाते हैं। उन्हें लगता है कि 1370 करोड़ का सरकारी मैंडेट मिल गया है तो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ेगी। राइट। आम निवेशकों को पैन और आधार का एकाधिकार दिखता है। एग्जैक्टली लेकिन संस्थागत निवेशक जो FIIs हैं वो इस बढ़ते रिसीवेबल्स और 12.7% के ROCE को देखते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो में एफिशिएंसी नहीं आती तब तक स्थिरता नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर आइडेंटिटी रेवेन्यू 8% गिर रहा है और सरकार पर निर्भरता से रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आएगी? और यहीं पर इस कंपनी की कहानी का सबसे बड़ा पिवट आता है। आप उस हाई मार्जिन AI और क्लाउड शिफ्ट की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। सरकारी आइडेंटिटी रेवेन्यू की गिरावट की भरपाई करने के लिए कंपनी अब हाई मार्जिन क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर्स में छलांग लगा रही है और इसका असर डेटा में दिख भी रहा है। मैंने देखा कि नए बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू FY25 के 4% से छलांग लगाकर FY26 में सीधे 10% हो गया है। हाँ, ये सीधे 150% की वृद्धि है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पुरानी भरोसेमंद सरकारी पोस्ट ऑफिस अचानक से खुद को एक हाईटेक, फिनटेक और AI हब में बदल रही हो। एनालॉजी अच्छी है। और वो ये कर कैसे रहे हैं? उन्होंने मेड इन इंडिया क्वांटम सेफ क्लाउड जैसी नई डिजिटल पहल शुरू की है। ये क्वांटम सेफ क्लाउड ये सिर्फ बज़वर्ड है या इसमें सच में कोई दम है? नहीं, इसमें बहुत दम है। देखिए, पैन या आधार के ट्रांजैक्शन में मार्जिन कम होता है, लेकिन जब आप सरकार या बड़े बैंकों के लिए इनक्रिप्टेड क्लाउड आर्किटेक्चर बनाते हैं जो लोकलाइज्ड हो तो वहां मार्जिन्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्लाउड और AI बहुत तेजी से स्केल होते हैं। राइट, मतलब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो नए क्लाइंट्स को जोड़ने की लागत लगभग शून्य हो जाती है। एग्जैक्टली। और सिर्फ क्लाउड ही नहीं, बीमा सुगम का जो 100 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है, हाँ, मैंने बीमा सुगम और ONDC के बारे में पढ़ा था। तो ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के हिस्से हैं। वो एक इंटेलिजेंट और प्रिडिक्टिव इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां करोड़ों डेटा पॉइंट्स रियल टाइम में प्रोसेस होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत तक सीमित है? क्योंकि मुझे याद है प्रेजेंटेशन में इथोपिया का भी एक जिक्र था। हाँ, इथियोपिया में उन्हें 25 करोड़ रुपीस का AI आधारित एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट मिला है। वेट, एक भारतीय ई-गोव कंपनी अफ्रीका में खेती का AI प्रोजेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि इसे ही ग्लोबल DPI एक्सपेंशन कहते हैं। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के लिए बनाई है, जैसे डिजिटल आइडेंटिटी और डेटा प्रोसेसिंग, अब वो उसे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओह, मैं समझ गया। मतलब भारत का सफल DPI मॉडल अब इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहा है। पैदावार और सैटेलाइट डेटा से एक वैकल्पिक क्रेडिट सिस्टम बना रहे हैं। ये ग्लोबल स्केलिंग कंपनी की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ का मुख्य इंजन बनेगी। ये तो एक बहुत ही सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी लगती है, आइडेंटिटी डिपेंडेंसी से हटकर हाई मार्जिन AI की तरफ। हाँ, इससे न सिर्फ उनके मार्जिन सुधरेंगे बल्कि वो 12.7% वाला ROCE भी बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। मुझे पता है आप किस तरफ जा रहे हैं। लीडरशिप में उथल-पुथल। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए, अगर आप AI और क्लाउड में इतना बड़ा रणनीतिक बदलाव कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही स्थिर लीडरशिप चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 1 जून 2026 से नए MD और CEO अजय राजन ने पदभार संभाला है। राइट, जो येस बैंक और डॉइच बैंक से फिनटेक और ग्लोबल बैंकिंग का अनुभव लेकर आए हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। माना जा रहा होगा, लेकिन ठीक उसी दौरान 17 जून को कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO दत्तात्रेय माडगुट का इस्तीफा आ जाता है। और सिर्फ CTO ही नहीं, CHRO के पद में भी बदलाव हुए हैं। हाँ, टॉप मैनेजमेंट में काफी टर्नओवर हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप AI और क्लाउड में इतना बड़ा पिवट कर रहे हो तो ठीक उसी समय अपने मुख्य तकनीकी अधिकारी को खो देना, क्या ये लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रणनीतिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी नहीं है?
बाहर से देखने पर ये निश्चित रूप से अस्थिरता का संकेत लगता है। संस्थागत निवेशक भी अक्सर ऐसे एग्जीक्यूटिव टर्नओवर को रेड फ्लैग मानते हैं। तो फिर अंदर की कहानी क्या हो सकती है? एक ग्लोबल बैंकर टेक कंपनी चलाएगा और सीटीओ जा चुका है। देखिए, कभी-कभी जब कोई नया सीईओ एक नया विजन लेकर आता है, खासकर अजय राजन जैसा विजन, जहां आपको इथियोपिया और मिडिल ईस्ट की सरकारों को ग्लोबल डीपीआई बेचना है, तो आपको सिर्फ कोडर्स नहीं, डील मेकर्स चाहिए होते हैं। मतलब पुरानी टीम उस नए ग्लोबल एआई विजन में फिट नहीं बैठ रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है। पुरानी टीम 15 साल से पैन कार्ड और आधार की ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रही थी। जब आप एकदम से क्वांटम क्लाउड और एआई आर्किटेक्चर की तरफ मुड़ते हैं, तो टीम के ढांचे में बदलाव अपरिहार्य हो जाता है। राइट। मतलब एक तरह की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। एग्जैक्टली। नई लीडरशिप के लिए असली चुनौती ये होगी कि वे कोर बिजनेस की ग्रोथ, यानी वो 1370 करोड़ का यूआईडीआईआई मैंडेट और इन नए एआई वेंचर्स के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। और उस 205 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स को भी तो मैनेज करना है। बिल्कुल। अगर नया मैनेजमेंट उस वर्किंग कैपिटल इशू को सुलझा लेता है और इथियोपिया जैसे ग्लोबल डीपीआई प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कर देता है, तो ये उथल-पुथल लॉन्ग टर्म में एक स्मार्ट मूव साबित होगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि प्रोटीन एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। 850 करोड़ का कैश कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यह भारी बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाँ, एक तरफ 1370 करोड़ का विशाल यूआईडीआई मैंडेट और हाई मार्जिन एआई का भविष्य है, और दूसरी तरफ बढ़ते रिसीवेबल्स, एग्जीक्यूशन रिस्क और लीडरशिप के टर्नओवर की चुनौतियां हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 70% पब्लिक शेयर होल्डिंग का भरोसा कायम रहता है या फिर संस्थागत निवेशक वापस आते हैं। राइट। खैर, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करें, जो शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया। वो क्या है? देखिए, अगर प्रोटियन जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई को पूरी दुनिया में, इथियोपिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो क्या भविष्य में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? ओह, ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है ना? मतलब क्या आने वाले समय में देश हथियारों या वित्तीय पैकेजों के बजाय ओपन नेटवर्क और डिजिटल आर्किटेक्चर के जरिए अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का विस्तार करेंगे? जो देश दुनिया के डिजिटल पाइप्स बिछाएगा, वही शायद भविष्य के नियम तय करेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अलग स्तर का सॉफ्ट पावर है। एग्जैक्टली। तो सुनने वालों के लिए आज यही हमारा सोचने वाला सवाल है। इसी के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।